जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल 21 दिसंबर 2023 आप सभी के विद्यालय में, है ना, कल या फिर आज आप जब भी यह वीडियो देख रहे हो तो आज ही आपके विद्यालय में क्लास 6 का विज्ञान का हाफ ईयरली एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इस वीडियो में हम विज्ञान के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आ रहे हैं बच्चे, आप सभी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया रखा है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताना आपको घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो यहाँ पे सीधा हम ऑप्शन को हटा दिया मैंने, सीधा आप आंसर्स याद कीजिए। आयोडीन की कमी से, ठीक है, किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। दूसरा प्रश्न है, किस में पोषक मूल्य शून्य रहता है। तो इसे भी आप सीधा याद रखिए, रुक्षांश, रुक्षांश में पोषक मूल्य शून्य रहता है। तीसरा प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया बादल बनने में शामिल है। बताएंगे बादल बनने में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, वाष्पन के बाद संघनन, ठीक है, वाष्पन के बाद संघनन, ये जो प्रक्रिया है बादल बनने में सहायक है। जल का वाष्प में परिवर्तन करने के पराक्रम को क्या कहते हैं। प्रक्रम होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग वाष्पीकरण करते हैं, और इसी की मदद से कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो कपड़ों में जो जल होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। चाहे आप अपने घर में भी देखते हो कि जो भाप बन रहा है वो भी वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्पीकरण का ही उदाहरण है। पृथ्वी के चारों ओर के वायु की परत क्या कहलाती है। वायुमंडल कहलाती है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लगभग 78%। गतिशील वायु को क्या कहते हैं। बताएंगे पवन। बिल्कुल बच्चा, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव प्रश्न भी करेंगे जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को बहुत आपको ध्यान से देखना है। जलने में कौन सी गैस सहायक होती है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है, ठीक है, आग लगने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए। और आग बुझाने के लिए CO2 आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से तना का मुख्य कार्य क्या नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण तना का कार्य नहीं होता है। और तना का कार्य पूछा जाए तो पेड़ को खड़ा रखना, यानी सीधा रखना, पत्तियों को थामे रखना, फल को थामे रखना, पौधों के प्रत्येक भाग तक जल व खाद्य को पहुंचाना, ये कार्य होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण का कार्य पत्तियों का होता है। 9वां प्रश्न है, पुष्प का मादा भाग को क्या कहते हैं। तो उसे हम पुंकेसर कहते हैं। और पुष्प का मादा भाग नहीं, ये मादा भाग नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए नर भाग, ठीक है। नर भाग को बोलते हैं पुंकेसर, मादा भाग को हम स्त्री केसर कहते हैं, क्योंकि पु मतलब पुलिंग और पुलिंग से नर समझिएगा, और मादा पूछा जाए तो स्त्री केसर याद रखेंगे। 10वां प्रश्न है, शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलना क्या कहलाता है। तो ये उत्सर्जन होता है। मल मूत्र जो भी हमारे निकल रहे हैं वे सभी उत्सर्जन के द्वारा निकलते हैं। 11वां प्रश्न है, कपड़े से दूध को छानकर मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उसे हम निस्यंदन बोलते हैं, निस्यंदन होगा। 12वां प्रश्न है, चावल से कीड़े किस विधि से अलग करते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे निस्तारण, निस्तारण विधि से हम चावल से कीड़े को अलग करते हैं। 13वां प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कौन सी संधि पाई जाती है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, तो हिंज संधि, ठीक है, हिंज संधि पाई जाती है मानव खोपड़ी में। क्या यह सही है। नहीं जी, यह सही नहीं है, क्योंकि मानव खोपड़ी में अचल संधि पाई जाती है। कई बार यहाँ पे उत्तर गलत है इसका, तो यहाँ पे हिंज संधि ना कीजिएगा, आप अचल संधि कीजिएगा। सर्प किस अंग से गति करता है। तो
ठीक है, बताएंगे सर्प किस अंग से गति करता है। अब कई बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि सर हिंज संधि आखिर पाया कहाँ जाता है। यहाँ पे ठीक है सर अचल संधि, लेकिन हिंज संधि, तो हिंज संधि पूछा जाए तो जहाँ दो अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती है, जैसे कंधे की हो गया, ठीक, कंधे तो होगा कंदुखलिका, यहाँ पे कोहनी हो गया, कुल्हा हो गया, ये सभी। सर्प किस अंग से गति करता है? संपूर्ण शरीर से। कंधे में कौन सी संधि पाई जाती है? कंदुखलिका संधि पाई जाती है, ठीक है, कंधे में, यानी कंधे को हम चारों तरफ ऐसे से घुमा सकते हैं, लेकिन हाथ को केवल हम एक दिशा में घुमा सकते हैं, उल्टा पूरा नहीं घुमा सकते हैं। इस प्रकार दरवाजे को हम केवल एक तरफ खोल सकते हैं। अगला प्रश्न है मानव काल में कितनी अस्थियां होती है? तो याद रखेंगे 206। और यदि यही आपको पूछा जाए कि शिशु में जो बच्चा होता है उसमें कितनी अस्थियां होती है, तो उसमें 300 अस्थियां होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 17वां प्रश्न है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जिसको हम लोग पुनः पहले पदार्थ जैसा बना नहीं सकते हैं, जैसे कील में जंग लगना, कील खराब हो गया, पुनः कील नहीं बना सकते हैं। पेपर का जलना, पेपर जल गया, राख से हम लोग फिर से पेपर नहीं बना सकते हैं। रोटी का सड़ना या फिर आटे से रोटी बनना, ये सभी हो जाएगा। यानी जिन परिवर्तनों को हम वापस पुनः पदार्थ नहीं बना सकते हैं, पहले जैसे पदार्थ नहीं बना सकते, उसे बोलेंगे अनुत्क्रमणीय। यदि पहले जैसा बना सकते हैं तो उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का उदाहरण क्या हो जाएगा? उत्क्रमणीय का उदाहरण हो जाएगा पानी का गर्म होना, पानी को ठंडा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है चंद्रमा दीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु? दीप्त वस्तु क्या होगा? जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य। अब बताइए क्या चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश है? नहीं, वो प्रकाश सूर्य की किरण द्वारा लेता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा अदीप्त वस्तु। ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाते हैं? तो वे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। लंबाई का मानक मात्रक क्या है? तो लंबाई का मानक मात्रक मीटर होता है। क्या होता है बच्चा? मीटर होता है। चलिए अब हम कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बच्चा सब्जेक्टिव में भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करवाया जा रहा है। तो विटामिन और कमी से होने वाले रोग के बारे में लिखें। तो देखिए यहाँ विटामिन है, उसकी कमी से होने वाले रोग हैं। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होता है। विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, ठीक है। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होती है, जल्दी से आप सभी नोट कीजिए। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। अच्छा आप सभी जल्दी से बताएंगे इसमें से कौन सा विटामिन है जिसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है, यानी उसे हम लोग सूर्य के प्रकाश से ले सकते हैं? बताइए। बिल्कुल सही, विटामिन डी। विटामिन डी को हम लोग सूर्य के प्रकाश से लेते हैं। खट्टे पदों में विटामिन सी पाया जाता है, ये याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कुछ जंक फूड के नाम लिखें। जंक फूड क्या होते हैं? जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, है ना, ये सभी जंक फूड है। अगला प्रश्न है सूखा क्या है? सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो यहाँ पे आप सभी लिखेंगे जब ज़्यादा दिनों तक बारिश ना हो तो वायुमंडल गर्म हो जाता है, जिस कारण नदी, तालाब, झरना आदि सूखने लगते हैं, जिसे सूखा या सुखाड़, है ना, सूखा या सुखाड़ कहते हैं। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना भी दुर्लभ हो जाता है, ठीक है। ऐसी ही स्थिति सूखा की होती है। 24वां प्रश्न है जल बचाने के लिए आप कौन कौन से आसान उपाय कर सकते हैं? तो पहला है वर्षा जल संग्रहण। हम छत के सहारे वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हैं, चाहे कुएं में हो चाहे तालाब में हो, तो वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हैं ताकि समय आने पर उसका उपयोग किया जा सके। टपकती नलों का मरम्मत कर सकते हैं।
पानी का पुनः उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप जल को, है ना, ऐसी जगह पे यूज़ कीजिए जिसमें दो काम एक साथ हो। मान लीजिए कि आप बर्तन धो रहे हो, यदि आपका बर्तन का पानी पेड़ के किनारे जाएगा तो पेड़ पौधों को भी मिल पाएगा, यानी दो काम आप कर सकते हो। 25वां प्रश्न है, जल में मिट्टी डालने पर पानी से वायु के बुलबुले बाहर क्यों आते हैं? जब आप जल में मिट्टी डालते हो तो आप देखते हो कि बुलबुले आ रहे हैं, तो वो बुलबुले बाहर क्यों आते हैं? तो लिखेंगे, मिट्टी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है और उन कणों के बीच जो खाली स्थान रहता है उनमें वायु रहती है। अतः जब जल इन क्षेत्रों में प्रवेश करता है तब वहाँ की वायु बुलबुला के रूप में बाहर आ जाती है। 26वां प्रश्न है, ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो देखिए, लिखेंगे सांस लेना, CO2 और O2, इनकी मदद से ही करते हैं, तो वायु में ये सभी होता है। आग जलना, पवन चक्की घूमने, पंछियों का उड़ना, नाव चलना, ये सभी कार्यों में वायु की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, विसर्पी लता और आरोही लता में क्या अंतर है? तो लिखेंगे, जिन पौधों के ताने नहीं होगा, तने, जिन पौधों के तने कमजोर होते हैं वह सीधे खड़े नहीं हो सकते और जमीन पर फैल जाते हैं, उसे ही विसर्पी लता कहते हैं। कुछ पौधे आसपास के ढांचों की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें आरोही लता कहते हैं। ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है बच्चा। 26वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखेंगे, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में भोजन बनते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त कराते हैं, इसे ही वायु प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 29वां प्रश्न है, उपास्थि किसे कहते हैं? तो इसमें लिखना है आपको, कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग जो अस्थि जैसे कठोर नहीं होते उन्हें मोड़ जा सकता है, उसे उपास्थि कहते हैं, ठीक है। आप सभी यहाँ पे कमेंट कीजिए कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, जल्दी से बताएंगे। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, कान में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जांघ में। 30वां प्रश्न यहाँ दे रखा है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों का उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो उत्कर्णीय परिवर्तन में लिखेंगे, जिन पदार्थों की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बर्फ का जमना, कपड़े का भीगना, पेंसिल से ड्राइंग बनाना, जल को गर्म करना, यानी पुनः प्राप्त कर सकेंगे। अनुत्कर्णीय परिवर्तन वह परिवर्तन है जिनमें पदार्थ की मूल अवस्था में पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे लकड़ी का जलना, दूध से पनीर बनना, आटे से रोटी बनना। तो बच्चा यह था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके आज के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू बच्चा।